हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना पर। तो दोस्त, आज हम आप सबका कराएंगे यूपीपीसीएल का प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाएंगे आप सबको। दोस्त, इस वीडियो को बनाने से पहले हमने 2 वीडियो और बना चुके हैं यूपीपीसीएल के एक सेट पर, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन को आप कराया है आप सबका। तो इस वाले वीडियो में हम आप सबका 75 से लेकर के 150 क्वेश्चन कराएंगे। और उससे पहले दोस्त, अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, सरकारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचते रहे। दोस्त, हम आप सभी का दोस्त यूपीपीसीएल से रिलेटेड सारी वीडियो लाते रहते हैं, उनके नोटिफिकेशन लाते रहते हैं तथा जितनी भी आपकी सरकारी वैकेंसी आती हैं उनकी नोटिफिकेशन लाते रहते हैं। तो दोस्त, तुरंत हमसे जुड़िए। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो दोस्त, जैसा कि ये पेपर देखिए आप सबके सामने आ चुका है। ये पेपर है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जो कि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है। ठीक, देखिए ये टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पेपर है। और दोस्त, इस पेपर का हमने 75 क्वेश्चन करा चुका है। तो हम आज कराएंगे आप सबके 75 से लेकर के 150 क्वेश्चन। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएल के एग्जाम में 150 टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है और 50 क्वेश्चन जो पूछता है नॉन टेक पूछता है। मतलब टोटल क्वेश्चन आप सबके यूपीपीसीएल में 200 आते हैं। तो हमारा अभी तो पर्पज़ है 150 क्वेश्चन टेक्निकल आप सबको दिखाना। तो हमने 75 क्वेश्चन दिखा चुके हैं अपने पिछले वाली वीडियो में। तो आज पार्ट 3 वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें 75 से लेकर के 150 क्वेश्चन आप सबको दिखाएंगे। तो चलिए 76 वाले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे, 150 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपका जो 76 क्वेश्चन है ये है, किस नियम के अनुसार जंक्शन बिंदु पर मिलने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ऑप्शन है आपका प्रतिरोध का नियम, ऑप्शन नंबर 2 है फैराडे का नियम, ऑप्शन नंबर 3 है किरचॉफ का विद्युत धारा नियम, ऑप्शन नंबर 4 है ओम का नियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, किरचॉफ का विद्युत धारा नियम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 77, यदि प्राथमिक वोल्टता 240 वोल्ट और वोल्टता प्रतिवर्तन 0.0753 वोल्ट है, तो कोष प्रारंभिक परिणामित्र के प्राथमिक वर्तनों की संख्या क्या होगी। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3187। इसमें दोस्त कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में देखिए प्राथमिक वोल्टता आपको दिया है 240 वोल्ट दिया है इसमें। ठीक, और कह रहा है कि वोल्टता प्रतिवर्तन मतलब पर टर्न जो वोल्टेज है वो देखिए इतना है। तो पूछ रहा है कि आपके ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वर्तनों की संख्या कितनी है। तो आप 240 में 0.0753 का भाग दे देंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा 3187 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त होने वाले चालक तारों का न्यूनतम आकार से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका, मतलब घरेलू वायरिंग में जो हम तार का उपयोग करते हैं उसका क्षेत्रफल कितना होता है, डायमीटर। ठीक, तो ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम में 1.75 mm, ऑप्शन नंबर 2 है एल्यूमिनियम में 2.0 mm, ऑप्शन नंबर 3 है एल्यूमिनियम में 1.0 mm, ऑप्शन नंबर 4 है एल्यूमिनियम में 1.5 mm। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वह एल्यूमिनियम में 1.5 mm होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेट अर्थिंग के लिए GI प्लेट का आकार निम्न में से किससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है 80 सेमी इंटू 80 सेमी इंटू 2.18 mm, जो दूसरा ऑप्शन है आपका 30 सेमी इंटू 30 सेमी इंटू 1.3 mm, ऑप्शन नंबर 3 है 40 इंटू 40 इंटू 8.5 mm, ऑप्शन नंबर 6 है 60 सेमी और इंटू 6.35 mm। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग EDD में पढ़े होंगे, ये आंसर इसका सही है। ठीक है, जो उसका चौड़ाई लंबाई 60 होना चाहिए और जो प्लेट की मोटाई है वो होनी चाहिए 6.35। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्त, आप सबका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चालक के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाह का अधिकतम मान 10 एम्पियर है, तो धारा का प्रभावी मान क्या होगा। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 7.07। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशुद्ध प्रेरणिक भार द्वारा उपभोग की गई औसत शक्ति हमेशा होती है।
तो ऑप्शन है आपका अपरिमित, ऑप्शन नंबर 2 है शून्य से अधिक, ऑप्शन नंबर 3 है शून्य, ऑप्शन नंबर 4 है अपरिमित से कम लेकिन शून्य से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। उच्च वोल्टता संचरण लाइन के लिए कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है आपका निम्न धारा वोल्टता के कारण अवपात कम हो जाएगा जिससे वोल्टता नियंत्रण में सुधार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 है धारा वहन आवश्यकता में कमी के चलते हानि कम होती है जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर दक्षता होता है। तो ये तो बात सही है आपकी। दक्षता संचरण, ऑप्शन नंबर 3 है संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ चालक आकार कम हो जाता है, ये भी आपका सही है। संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ चालक और भूसंपर्कित टावर के बीच आवश्यक तापावरोधक इंसुलेशन बढ़ जाता है, ये भी सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है कह रहा है निम्न धारा वोल्टता के कारण अवपात कम हो जाएगा जिससे वोल्टता नियंत्रण में सुधार नहीं होता है। तो मेरे दोस्त सुधार होता है क्योंकि वोल्टेज पात कम होगा तो वोल्टेज में डिफरेंट जो है रेगुलेशन जो है वो कम होगा। तो ये कथन गलत है, ठीक, ऑप्शन नंबर गलत है, बाकी ये तीनों कथन सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ किस प्रकार का संधारित्र कैपेसिटर काम करता है? तो ऑप्शन है आपका एकादिश, ऑप्शन नंबर 2 है ध्रुवित, ऑप्शन नंबर 3 है अध्रुवित, ऑप्शन नंबर 4 है अविद्युत अवघट। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है अध्रुवित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोण से सूचक पॉइंट को देखने के कारण पढ़ने में होने वाली त्रुटियों को क्या कहा जाता है? स्विचिंग त्रुटियां, ऑप्शन नंबर 2 है प्रभाव त्रुटियां, ऑप्शन नंबर 3 है डिवाइस की त्रुटियां, ऑप्शन नंबर 4 है मानवीय त्रुटियां। तो दोस्त देखिए देखने के कारण पढ़ने में होने वाली त्रुटियां पूछ रहा है तो इसको हम कहते हैं मानवीय त्रुटियां, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन ऊपरी संचरण लाइन में होता है लेकिन भूमिगत केबल में नहीं होता है? तो ऑप्शन है आपका खुला परिपथ दोष, ऑप्शन नंबर 2 है तड़ित, ऑप्शन नंबर 3 है भूसंपर्कन दोष, ऑप्शन नंबर 4 है लघु परिपथ दोष। तो कह रहा है कि आपका जो ऊपरी संचरण लाइन मतलब ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा फॉल्ट होता है लेकिन भूमिगत में नहीं होता है, मतलब अंडरग्राउंड में नहीं होता है। तो दोस्त आपका जो देखिए जो तड़ित होता है जो बिजली होती है दोस्त तो आपके ट्रांसमिशन लाइन पे ही तो गिरेगी। अब ये कोई तार पृथ्वी के अंदर है तो उसके ऊपर तो कभी गिर नहीं सकती। बाकी पृथ्वी के अंदर जो है उसमें ओपन सर्किट फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकता है, भूसंपर्कन फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन तड़ित आकाशीय बिजली फॉल्ट नहीं हो सकती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 86, दिए गए विकल्पों में से किस उपकरण का उपयोग छत का पंखा लगाने की दृष्टि से ईंट और कंक्रीट में छिद्र बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राल जम्पर, कच्चा जम्पर, ठीक। तो चलिए अभी क्वेश्चन आ रहे हैं बैटरी से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, यदि 1.5 वोल्ट की 6 बैटरियां निम्नांकित चित्र के अनुसार श्रेणी में जुड़ी हुई हैं तो दीप लैंप पर प्रयुक्त वोल्टता क्या होगा? तो दोस्त देखिए आपके ये 6 बैटरी हैं और जो सीरीज में जुड़ी हैं, ठीक है। तो कह रहा है प्रयुक्त वोल्टता, दीप पर प्रयुक्त वोल्टता क्या होगा? तो हम जैसा दोस्त जानते हैं अगर सीरीज में आपके ढेर सारे ईएमएफ को जोड़ दिया जाए तो अगर रिजल्टेंट ईएमएफ पूछा जाता है तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े भी होंगे बैटरी में कि जहाँ पे हमें हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम बैटरियों को पैरेलल में जोड़ते हैं और जहाँ पे हमें हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम बैटरियों को सीरीज में जोड़ते हैं। आप कुछ ऐसा समझिए कि देखिए ये एक बैटरी, ये 2 बैटरी, ये आपकी 3 बैटरी और ये तीनों बैटरी लगा करके एक हम ये जो रेजिस्टेंस हम कर रहे हैं आप इसको बल्ब मान लीजिए और जो हमारा ये मतलब है ये बैटरी है तो इसका 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट। अब हम पूछेंगे इस पूरे के क्रॉस कितना वोल्ट आएगा तो आप यही ना बोलेंगे 6 वोल्ट आएगा। तो सेम दोस्त ऐसे यहाँ पे भी है आपके 1.5 वोल्ट की 6 बैटरियाँ हैं, 6 बैटरी हैं 1.5 की और इसको सीरीज में लगा करके बल्ब के क्रॉस जोड़ दिए तो इस बल्ब के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा तो इंटू 6 कर दो सीधा से 6 पंजे 30, 6 का 6 3 9
तो मतलब 9 वोल्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88। BIS के अनुसार बिजली और पंखों के उप परिपथ में बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो दोस्त, जो लाइट फैन सर्किट होता है उसमें मैक्सिमम पॉइंट की संख्या कितनी होती है? वो होती है 10, और कितना वाट तक? 800 वाट तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89। आमतौर पर भारतीय कारखानों में संधारित्र विधि का उपयोग किसमें सुधार के लिए किया जाता है? तो दोस्त, सुधार किया जाता है, ऑप्शन है आपका वोल्टेज, धारा, आवृत्ति, शक्ति गुणक। तो ये शक्ति गुणक जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, संधारित्र विधि का उपयोग शक्ति गुणक को, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 हर्ट्ज की आवृत्ति किस समय अवधि कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए जो समय अवधि होती है, तो आप जैसा जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम होता है। तो हम टाइम बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसा देख पा रहे हैं आपकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितना है? अब 50 है। ठीक, तो जो 50 है 1 हम 50 करेंगे और डिवीजन जब करेंगे तो आपका आएगा 20 मिली सेकेंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91। सिलिका जेल का उपयोग ट्रांसफार्मर में हवा के प्रवेश से हुई नमी को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। सिलिका जेल कहाँ रखा जाता है? तो दोस्त, हम जानते हैं सिलिका जेल को हम ब्रीडर में रखते हैं, क्योंकि ब्रीथर से ही ट्रांसफार्मर सांस लेता है, वहीं से आप एक्सटर्नल जो हवा होती हैं वो ट्रांसफार्मर के अंदर जाती हैं। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 ब्रीदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। कैथोडिक सुरक्षा एक धातु की सतह पर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीकी है। तो ऑप्शन आपका तापीय क्षति, ऑप्शन नंबर 2 है यांत्रिक क्षति, ऑप्शन नंबर 3 है विद्युतीय खतरे, ऑप्शन नंबर 4 है जंग। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जंग। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उन घटकों को क्या कहा जाता है जिनका उपयोग परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो दोस्त, उससे कहा जाता है सीधा सीधा प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका सर्किट SF6 सर्किट ब्रेकर का कारसीर वोल्टेज कितना होता है? तो दोस्त, जो FS6 होता है आपका सर्किट ब्रेकर, वो उसको हम प्रयोग करते हैं 33 kV से हमेशा ऊपर ही। तो 33 kV से लेकर के 800 kV। जैसा कि हम जानते हैं अपने इंडिया में 800 kV से ज़्यादा वोल्टेज का ट्रांसमिशन नहीं होता है। मैक्सिमम होता है जो 765 होता है, जिसको हम 800 के अंतर्गत ले लेते हैं मोटा मोटा। ठीक, चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95। 3 फेज सप्लाई को 2 फेज में किस के जरिए बदला जाता है? तो दोस्त, 3 फेज के सप्लाई को 2 फेज में बदला जाता है स्कॉट कनेक्शन या TT कनेक्शन। ये आप सब ट्रांसफार्मर में पढ़े होंगे जरूर, उम्मीद करते हैं। तो और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि कुंडली प्रेरकत्व 20 मिली हेनरी और प्रचालन आवृत्ति 1000 किलो हर्ट्ज है तो कुंडली का प्रेरण प्रतिघात क्या होगा? तो इसमें सीधा सीधा बस XL की वैल्यू पूछ रहा है। तो XL बराबर होता है ओमेगा L, जहाँ पे ओमेगा होता है 2πfL। जहाँ पे 2 की वैल्यू अब पता है, अब पाई वो 3.15 फ्रीक्वेंसी वैल्यू जानते हैं आप लोग। L की वैल्यू इसमें दिया है, जहाँ फ्रीक्वेंसी देखिए 1000 किलो हर्ट्ज दिया है, और जो इंडक्टेंस है L की वैल्यू 20 मिली हेनरी दिया है। इसको रख कर कैलकुलेशन करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा 12560 किलो ओम। ठीक, ये दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्त, चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति की इकाई होती है वो होती है एम्पियर घूर्णन पर मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। इनमें से कौन परिणामित्र के समांतर संचालन की दृष्टि से एक गैर जरूरी आवश्यकता है? तो ऑप्शन है आपका निरंतर विद्युत आपूर्ति, ऑप्शन नंबर 2 है उच्च निर्धार वाले एकल परिणामित्र के निर्माण के लिए किफ़ायती, ऑप्शन नंबर 3 है मांग की आवश्यकता को पूरा करना, ऑप्शन नंबर 4 है मांग की आपूर्ति करने के लिए सभी निर्धार रेटिंग प्रकार के परिणामित्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 उच्च निर्धार वाले एकल परिणामित्र के निर्माण के लिए किफ़ायती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। वह सम्मान केवल जो वितरकों और उपभोक्ता
लोड टर्मिनल के बीच जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। तो दोस्त जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब सब स्टेशन से जो मतलब जहाँ से पावर जनरेट होता है और सब स्टेशन तक जो आती है लाइन, उसको हम कहते हैं फीडर। फीडर से आप लोग ये समझ लिए पावर को फीड करना, उसको हम बोलते हैं फीडर। और दोस्त सब स्टेशन से जो वायर मतलब ऐसा समझिए दोस्त कि सब स्टेशन से जो आपके ट्रांसफार्मर तक आती है उसको हम कहते हैं फीडर। क्या कहते हैं? फीडर। और दोस्त जो ट्रांसफार्मर से जहाँ से हम कटिया हम लोग फंसाते हैं जिस वायर से, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि वो दोस्त पावर को बांट रहा है, उस वायर को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक। और जो दोस्त जहाँ से हम कटिया फंसाते हैं और अपने एनर्जी मीटर तक जो वायर हम लोग लेकर आते हैं 240 वोल्ट 250 वोल्ट लेते हैं, उस वाले वायर को कहते हैं दोस्त आपका सर्विस लाइंस कहते हैं। तो दोस्त इसमें देखिए यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह सामान केबल जो वितरकों को और उपभोक्ता लोड टर्मिनल के बीच जुड़ा जाता है क्या कहलाता है, उसे कहते हैं सर्विस लाइन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक। और दोस्त एक बात और कर देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचते रहे और दोस्त थोड़ा हम अपने आप में भी मोटिवेट हो सके और ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए बनाते रहें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, वोल्टेज ग्रेडिंग के अनुसार 33,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज सीमा को कहा जाता है। तो दोस्त 33,000 वोल्ट से अधिक वाली वोल्टेज सीमा को कहा जाता है अतिरिक्त उच्च वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहा जाता है। ठीक, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, एससीआर के टर्मिनल में क्या क्या होते हैं। तो दोस्त एससीआर के जो टर्मिनल में होता है आपका होता है एनोड, कैथोड, गेट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कार्य के लिए परिपथ के योजनाबद्ध संयोजना सबसे सरल रूप कौन सा है। तो लेआउट आरेख, वायरिंग आरेख, सर्किट आरेख, स्थापन आरेख। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सर्किट आरेख। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 103, एक लैंप जो विभिन्न संकेतों को संकेतित करता है, जैसे आपूर्ति अथवा मोटर का चालू बंद होना आदि, क्या कहलाता है। तो दोस्त ऑप्शन आपका CFL लैम्प, ऑप्शन नंबर 2 LED लैम्प, ऑप्शन नंबर 3 तापदीप्त इनकैंडिसेंट लैम्प, ऑप्शन नंबर 4 संकेतक इंडिकेटिंग लैम्प। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, संकेतक इंडिकेटिंग लैम्प। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 104, चित्र में दिए गए नियंत्रण उपकरण की पहचान करें। तो ये देखिए चित्र में दिया है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए और बताइए कि ये क्या चीज़ है। तो ऑप्शन है आपका दृष्टिकारी रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर 2 है नियंत्रण परिणामित्र, ऑप्शन नंबर 3 है काल नियामक टाइमर, ऑप्शन नंबर 4 है सीमा स्विच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है काल नियामक टाइमर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डीसी मशीन का आर्मेचर कुंडलन की डिजाइन के संबंध में अग्र अंतराल और पश्च अंतराल के योग का आधा निम्न में से किसे संदर्भित करता है। तो दोस्त करता है आपके औसत अंतराल को, जिसे आप लोग पढ़े होंगे YF + YB/2। तो ये औसत अंतराल को प्रदर्शित करता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से क्या निरपेक्ष उपकरण का एक अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन है आपका स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन 2 है वोल्ट मीटर, वाट मीटर, आवृत्ति मीटर। तो दोस्त जो करेक्ट आंसर है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, BIS मानक के नियम 77 के अनुसार सड़क के किनारे की निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइन के बीच अंतर कितना होनी चाहिए। तो वो अंतर होनी चाहिए 5.8 मीटर। ठीक। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, सबसे छोटा और सेल किस उपकरण में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका स्ट्रीट लाइट, ऑप्शन 2 पंप सेट, ऑप्शन 3 साधारण कैलकुलेटर, ऑप्शन 4 सैटेलाइट बैटरी। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 साधारण कैलकुलेटर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, किस प्रकार के रेक्टिफायर में जल का उपयोग मंदक और शीतलक के रूप में किया जाता है। तो दोस्त उपयोग किया जाता है क्वांथन जल रिएक्टर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110, संकीर्ण हिस्टैरिसीस पास वाली एक सामग्री को के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका नरम चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर 2 है
अतप्त चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर 3 है कठोर चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर 4 है उच्च हिस्टेटिस पदार्थ। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 नरम चुंबकीय पदार्थ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। सिंगल फेज संधारित्र स्टार्ट मोटर में अपकेंद्रीय स्विच किससे जुड़ा होता है? तो ऑप्शन है आपका श्रृंखला कुंडलन के साथ समांतर में, ऑप्शन नंबर 2 है स्टार्टिंग कुंडलन के साथ श्रृंखला में, ऑप्शन नंबर 3 है रनिंग कुंडलन के साथ श्रृंखला में, ऑप्शन नंबर 4 है रनिंग कुंडलन के साथ समांतर में। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है स्टार्टिंग कुंडलन के साथ श्रृंखला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। वायरिंग तापारोधन प्रतिरोधक टेस्टर निम्न में से कौन सा है? तो दोस्त जो वायरिंग होता है आपका, जो देखो वायरिंग है, वायरिंग मतलब तार, तो उसमें हम लोग इंसुलेशन करते हैं। इंसुलेशन जो होता है उसका रेजिस्टेंस दोस्त बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जैसा कि हम लोग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में पढ़े होंगे कि हाई रेजिस्टेंस को हम किस उपकरण के द्वारा मापते हैं, तो दोस्त उसको मापते हैं मेगर के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। यल श्रृंखला वाले एमसीबी को स्लैश है से परिपथ से सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है। तो किससे डिजाइन किया जाता है? प्रतिरोधक भार से परिपथ की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है, मतलब रजिस्टिव लोड। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर में एक कक्ष कॉन्टैक्ट के चारों ओर फिट होता है, चैम्बर को किस रूप से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपका आर्क पॉट, ऑप्शन नंबर 2 आर्क सूट, ऑप्शन नंबर 3 आर्क कक्ष, ऑप्शन नंबर 4 आर्क जगह। तो दोस्त इसको जाना जाता है आर्क सूट से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक घोड़ी मशीन में 2 आसन्न ध्रुवों के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है ध्रुव अंतराल। ठीक, या फिर ऐसा इंग्लिश पूरा हिंदी हो जाता है दोस्त, तो थोड़ा चीज़ें कम समझ में आती हैं। तो ऐसा है कि जो आसन है आपका वो ध्रुव है, मतलब एक सीधा सीधा पूछ रहा है 2 पोलों के बीच की दूरी। क्या पूछ रहा है? 2 ठो पोल है, उसके बीच की दूरी पूछ रहा है, उसको क्या कहा जाता है? तो 2 पोलों की बीच की दूरी को कहा जाता है पोल पिच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ध्रुव अंतराल मतलब है पोल पिच, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। एक 4 ध्रुवीय अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है, अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी होगी? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए बस आपको कुछ नहीं करना है। जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है NS बराबर, एक मिनट, NS बराबर 120 F/P होता है। NS की वैल्यू दिया है 1500, 120, P की वैल्यू दिया है कितना? 4 दिया है, और आपको नहीं सॉरी P की वैल्यू 4 दिया है, फ्रीक्वेंसी का आपकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये करना है NS इंटू P/120। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इसमें रखिए NS की वैल्यू 1500, P की वैल्यू 4, और उसको मल्टीप्लाई करके 120 से भाग दे देंगे। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा निकल के F बराबर वो आएगा 50 हर्ट्ज। ठीक, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं रहता मेरे पास, और तो चीज़ें हम लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 117। 3 फेज प्रणाली के लिए सही फेज अनुक्रम किसकी सहायता से निर्धारित किया जाता है? तो ऑप्शन आपका विभवमापी, ऑप्शन नंबर 2 है टैकोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है मल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है फेज अनुक्रम सूचक। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो फेज अनुक्रम सूचक, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 118। 2 अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए सही समय निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका डायनमोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है सिंक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर 3 है आवृत्ति मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है फेज अनुक्रम सूचक। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है सिंक्रोस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। निम्न विकल्पों में से कौन सा प्रतीक कोष प्रारूप परिणामित्र के लिए प्रयुक्त F&F प्रकार की क्रोड आकृति को दर्शाता है? तो बढ़िया से आप लोग देखिए और समझिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 चारों देख लीजिए आप लोग। तो उम्मीद करते हैं देख चुके होंगे अब तक। तो ये जो फर्स्ट है ये आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं।
यदि दो चालकों के बीच इंसुलेशन दोषपूर्ण है तो उनके बीच धारा का प्रवाह क्या होगा? तो उनके बीच धारा का जो प्रवाह होगा लघु परिपथ दोष होगा, मतलब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। यदि एक पूर्ण लोड ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस 400 वाट है और आधे लोड पर पावर लॉस की गणना कीजिए। तो दोस्त जो आपका आई स्क्वायर आर मतलब फुल लोड कॉपर लॉस है, आई स्क्वायर आर बराबर 400 है। जब आपका आधा लोड हो जाएगा, मतलब कि आधी करंट जाएगी, पहले आई जा रही थी, अब अगर आधा लोड हो गया तो आई बाई 2 जाएगी। तो इस कंडीशन में होगा क्या, पावर लॉस आई बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 4 होगा। ठीक, तो आएगा कितना, ये आएगा आई स्क्वायर आर बाई 4 आएगा, जिसमें हम पहले ही जानते हैं कि आई स्क्वायर आर की वैल्यू कितना है, 400 है अपान 4, तो कट किया जाएगा 100 वाट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन आपका जस्ती लोहे के तार, ऑप्शन नंबर 2 है असंवहनीय कॉपर के तार, ऑप्शन नंबर 3 है संवहनीय कॉपर के तार, ऑप्शन नंबर 4 है सिल्वर आवृत कॉपर के तार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है संवहनीय कॉपर के तार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपांतरण अनुपात के एक से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर का प्रकार होता है, तो वो होता है स्टेप अप। ठीक, क्योंकि ट्रांसफार्मर रेशियो का हम जानते हैं जो फार्मूला होता है वो होता है V2/V1। ठीक, अगर V2 की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब स्टेप अप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान ट्रांसफार्मर में नहीं होता है? तो जो ट्रांसफार्मर में होता है वो घर्षण हानि नहीं होती, बाकी कोर हानि, भंवर धारा हानि, ईडी करंट लॉसेस, स्टैटिस लॉसेस, कोर लॉसेस, इस तीनों होते हैं। घर्षण हानि नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, तो घर्षण किसके बीच में होगा? वहाँ पे सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्थिर अवस्था में बैठी रहती हैं। ठीक, वो स्टैटिक डिवाइस है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन होगा आपका 125। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ को किसके सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो वो सुरक्षा किया जाता है अतिरिक्त करंट के लिए, मतलब ओवर करंट के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। जब भी आपके वायर में से बहुत ज़्यादा करंट की वैल्यू जाएगी वहाँ फ्यूज गल के मतलब ओपन सर्किट कर देगा। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्त फ्यूज का वो कम रखा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 126। उस आरसी परिपथ के शक्ति गुणक का मान क्या होगा जिसका प्रतिरोध 10 ओम और प्रतिबाधा 18 ओम है? 18 ओम है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं शक्ति गुणक cos फाइव बराबर का होता है, R/Z होता है, तो 10/18.6 डिवीजन करेंगे आपका 0.537 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अभिवाह घनत्व 0.50 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है और क्षेत्रफल 15 मीटर स्क्वायर है, तो एक करोड़ में चुंबकीय अभिवाह का मान क्या होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, आपका आएगा 7.5 वेबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बंद परिपथ लूप के चारों ओर शुद्ध विद्युत वाहक बल लूप के चारों ओर विभवपात के योग के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो दोस्त ये सीधा सीधा कथन संबंधित है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में विलेपित कोटेड चक्रण स्पिनिंग डिस्क पर अभिलेखन रिकॉर्डिंग होता है, इनमें से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सिद्धांत का उपयोग किया जाता है प्रेरण का सिद्धांत। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है पर इतना हिंदी कर दिया है शायद आप सब लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो दोस्त इसीलिए कहा जाता है कि टेक्निकल जो भी क्वेश्चन होते हैं आप हमेशा कोशिश किया करिए कि उसको इंग्लिश में अटेंड करने के लिए, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड ऐसे होते हैं जो समझे नहीं आते कि लिखा क्या है और कहना क्या चाहता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 130, डीसी जनरेटर को समांतर बनाने की शर्तें क्या है? तो ऑप्शन है आपके आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध समान होना चाहिए, ये नहीं है। रेटिंग समान होनी चाहिए, ध्रुव समान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है ध्रुवता और आउटपुट वोल्टेज समान होनी चाहिए, ये मस्ट है ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है 131, निम्न में से कौन से पदार्थ विषम चुंबकीय हैं? तो विषम चुंबकीय पदार्थ है आपके बिस्मिथ, सल्फर, ग्लास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 132, समानांतर संयोजक में जुड़े 3 या 3 से अधिक एकलपंथी तरंग कुंडलों को कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है दोस्त बहुविधि तरंग कुंडलन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, ट्रांसफार्मर टैप चेंजर का काम को बढ़ाना घटाना होता है, तो टैप चेंजर बढ़ाता है आपके वोल्टेज को। ठीक, वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अच्छा, जैसा कि दोस्त ये देख रहे हैं ये पेपर काफ़ी अच्छा है, मतलब कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 134, डबल स्क्वायरल केज लिखना चाहिए था। डबल स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में बाहरी केज के छड़े किस धातु की बनी होती है? तो जो बाहरी केज की जो छड़ें होती हैं वो पीतल की बनी होती हैं। ठीक, और दोस्त जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके जो इनर केज होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है स्टार्टिंग में रिएक्टेंस रेजिस्टेंस वो हाई होता है इन कंपेयर अपर केज के। ठीक, जब लेकिन रनिंग कंडीशन हो जाता है तो यह उल्टा हो जाता है और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बहुत कम हो जाता है और मतलब मल्टीप्लाई होकर स्लिप की वैल्यू बहुत कम हो जाता है, 0.02 से 0.05 के बीच में जाता है, जो मल्टीप्लाई होकर के फ्रीक्वेंसी में उसके रेजिस्टेंस और रिलेक्टेंस का मान को कम कर देता है। जो आपकी जो करंट बाहर में फ्लो होती रहती है अब वो रनिंग कंडीशन में अंदर से फ्लो होने लगती है, जिससे क्या होता है कि आपका लॉसेस कम होता है और एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी आती है और टॉर्क बहुत अच्छा जनरेट होता है, जिससे रोटर अच्छा मूव करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 135 है, इनमें से कौन सा तत्व परमाणु संयंत्र का घटक है? तो ऑप्शन है आपका उत्प्लाव, ऑप्शन नंबर 2 है उल्लोल कुंड, ऑप्शन नंबर 3 है मुख्य कर्मांत हेडवर्क, ऑप्शन नंबर 4 है उष्मा विनियमित्र हीट एक्सचेंजर। तो यही इसका करेक्ट है, हीट एक्सचेंजर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 136, यदि 10 माइक्रोफैरड संधारित्र को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया तो धारिता प्रतिघात ज्ञात करें। तो आपको एक्सी की वैल्यू ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। एक्सी की वैल्यू का फार्मूला होता है 1/2πfc। तो देखिए यहाँ पे एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज दिया है। ठीक, सी की वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफैरड और सारी चीज़ की वैल्यू दी है, बस आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है, जो इसका करेक्ट आंसर आएगा 318.4 ओम आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक सक्रिय घटक है? तो ऑप्शन है आपका प्रेरित, ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर 3 है संधारित्र, ऑप्शन नंबर 4 है जेनर डायोड। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जेनर डायोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, सिंगल फेज मोटर में संधारित्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन आपका शक्ति गुणक को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है फेज को विभाजित करने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है आवृत्ति बढ़ाने के लिए। तो सिंगल फेज के मोटर में संधारित्र का जो मुख्य कार्य होता है वो दोस्त होता है फेज को विभाजित करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, उपलब्ध शीर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार का संयंत्र पन बिजली संयंत्र का वर्गीकरण है? तो ऑप्शन आपका जलाशय संयंत्र, ऑप्शन नंबर 2 है बिना जलाशयों के अपवाह नदी संयंत्र, ऑप्शन नंबर 3 है जलाशयों के साथ अपवाह नदी संयंत्र, ऑप्शन नंबर 4 है निम्न दाबोच्च संयंत्र। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है निम्न दाबोच्च संयंत्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, 1 मिली ओम कितने बराबर होता है? तो आपका जो दोस्त होता है 1 मिली ओम होता है 1/1000 ओम के बराबर होता है। नॉर्मली एक कैलकुलेशन है, ठीक, मैथ का, तो समझ ही गए होंगे आप लोग। मिली मोन 10⁻³ होता है, जो नीचे आएगा 1/1000 हो जाएगा ओम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, चुंबकीय हाइड्रोलिक एमसीवी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दो सिद्धांत पर कार्य करती है, साइनोनॉइडल एंड हाइड्रोलिक डैम्प प्लंजर पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, वाट मीटर विद्युत को मापने का उपकरण है। तो वाट मीटर देखिए दोस्त किसको मापता है? तो ऑप्शन है आपका एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2 है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर 3 है शक्ति, ऑप्शन नंबर 4 है वोल्टेज। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 शक्ति। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143,
तापावरोधन इंसुलेशन के आधार पर वर्गीकरण के अनुसार केबल को पहचाने। तो ऑप्शन है इसका पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन 2 है प्रत्यक्ष अंतर्हित, ऑप्शन नंबर 3 है द्रोणी, ऑप्शन नंबर 4 है गैस अवरोधित लाइन। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है पीवीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, लोगों या चलते वाहनों को भग्न विद्युत मंद चालक के संपर्क में आने से बचाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है रच्छीभूतार, ठीक, अर्थ वायर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन तो समझे गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, यदि धारा और वोल्टेज फेज में है और फेज कोण शून्य है तो शक्ति गुणांक कितना होगा? तो दोस्त कॉस जीरो की वैल्यू कितना होता है? कॉस जीरो बराबर 1 होता है, मतलब 1 का मतलब यूनिटी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, निम्न विकल्पों में से कौन सा गुणक एक एसी परिपथ में धारा के अधिकतम मान और आरएमएस मान का अनुपात होता है? तो उसको हम कहते हैं दोस्त क्रिस्ट फैक्टर के कहते हैं, क्योंकि जो धारा का अधिकतम मान आरएमएस मान होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? पीक फैक्टर बोलते हैं। पीक को हिंदी में बोला जाता है क्रिस्ट फैक्टर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, डीसी मशीन में निम्न वोल्टता उच्च धारा के लिए किस प्रकार के कुंडलन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त उच्च वोल्टता, निम्न वोल्टता और उच्च धारा, जहाँ पे उच्च धारा की रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे हम डीसी मशीन में जो हम वाइंडिंग करते हैं वो लैप वाइंडिंग करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। और जहाँ पे दोस्त उच्च वोल्टता और निम्न धारा आ जाए तो वहाँ पे हम करते हैं वेव वाइंडिंग, ऑप्शन 2 होता तब, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, परमाणु विद्युत ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन है, तो वो है यूरेनियम, जो कि आप लोग जान ही रहे होंगे, पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 149 पे, चित्र में दिए गए प्रतीक को पहचाने। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्त, आपका ये चित्र है यूजीटी का। अच्छा दोस्त यूजीटी का आप लोग ऐसा पहचाना करिए ना, देखिए यहाँ पे कुछ यू बना रहता है, बस यू बना रहता है, यूजीटी मार दिया करिए, ठीक। तो ये है आपका यूजीटी का, ठीक, जिसमें B1 B2 टर्मिनल होते हैं और एक ठो ईमीटर होता है। चलिए दोस्त सबसे लास्ट क्वेश्चन आप सबका क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से कौन ज्वारीय ऊर्जा का एक लाभ है? तो ऑप्शन आपका उपकरण का अनुरक्षण और मरम्मत करना एक चुनौती हो सकती है, ऑप्शन 2 है उच्च पूंजी निवेश, ऑप्शन 3 है सीमित ऊर्जा की मांग, ऑप्शन 4 है सस्ता और कुशल। तो यही भैया करेक्ट आंसर है, सस्ता और कुशल, ठीक। तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं ख़त्म। और दोस्त उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़िए, ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और भी दोस्त हम आपके जितने भी सरकारी वैकेंसी होती है उनके नोटिफिकेशन जितने भी मतलब रिलीज होते रहते हैं, हम उनके ऊपर ही वीडियो बनाते रहते हैं, ताकि आप लोग हर चीज़ से अपडेट हो सकें। तो ठीक है दोस्त, आज की वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।